अब मैं इनऑर्गेनिक के कुछ वैसे टारगेटेड क्वेश्चन पे डिस्कशन करने जा रहा हूं, स्पेशली 2 नंबर का, जो सिर्फ आप एक वीडियो को देखेंगे तो जो 20 में 10 लिखना है, 6 से 7 क्वेश्चन का जवाब आप इसके आधार पे दे सकते हैं जी। 6 से 7 क्वेश्चन का जवाब आपको यहां पे लिखा हुआ मिल सकता है। तो आप सभी बच्चे ईमानदारी से वीडियो को देखिए, लुत्फ उठाएं, अच्छा रिजल्ट लाएं। सबसे पहला क्वेश्चन जो आप लोगों को एग्जाम में पूछा जाएगा वो आपका नाइट्रोजन की रिएक्टिविटी को लेकर। N2 is not at room temperature. तो देखिए होगा, कमरे के तापमान पे N2 इनॉट होता है। क्यों होता है? तो N2 में नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में बनता है ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड का मतलब एक सिग्मा बॉन्ड और 2 पाई बॉन्ड, ऐसा आप लोगों को पहले बताया गया। तो आखिर कोई चीजें रिएक्शन में भाग कब लेती है? जब वो रिएक्टिव हो, और रिएक्टिव होगा मतलब वो चीज अनस्टेबल होगा, और जो स्टेबल होगा वो रिएक्टिव नहीं होगा। बताइए, 3 बॉन्ड है, पहले एक सिग्मा बॉन्ड को तोड़ो, फिर 2 पाई बॉन्ड को तोड़ो, तोड़ने में बहुत ज्यादा एनर्जी लगेगी। नॉर्मल कंडीशन में इतनी ज्यादा एनर्जी या टेम्परेचर मिलेगा नहीं, इसलिए रिएक्शन में भाग नहीं लेगा। यानी नॉर्मल टेम्परेचर पे ये आपका इनर्ट रहेगा। मेरे प्लीज नोट को आप सिर्फ एक बार पढ़ लेना, एक बार प्लीज, सर का वास्ता, आपको फिर दोबारा पढ़ने की जरूरत महसूस नहीं। अगला एक और जोरदार क्वेश्चन जो एग्जाम में आप लोगों से पूछा जाएगा वो ये कि ग्रुप 5 में सबसे बड़ा अगर कोई रिड्यूसिंग एजेंट है तो वो है आपका BiH3, मोस्ट पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट जी। ग्रुप 5 में आता है कौन कौन है? नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, सबका हाइड्राइड ले लो, NH3, PS3, SS3, SbS3, BiS3, सबसे पावर रिड्यूसिंग एजेंट, सबसे पावर और सबसे कम। देखिए, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 5 होता है, सॉरी 7 होता है। फास्फोरस का 15, आर्सेनिक का 33। यानी जैसे जैसे बाएं से दाएं बढ़ोगे एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, और जब एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है ऑटोमेटिकली इसका एटॉमिक रेडियस भी बढ़ रहा है। तो जब एटॉमिक रेडियस बढ़ेगा तो बढ़ने के कारण इसका रिड्यूस करने का पावर भी बढ़ेगा, और एटॉमिक रेडियस घटेगा तो रिड्यूस करने का पावर भी घटेगा। यानी जब लेफ्ट टू राइट जाओगे एटॉमिक नंबर बढ़ेगा, एटॉमिक रेडियस बढ़ेगा। जितना ज्यादा होगा एटॉमिक रेडियस उतना ही ज्यादा होगा आपका रिड्यूसिंग पावर। अगला एक और क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है,
कि बताइए एंगल एच का मान एंगल एच से ज्यादा क्यों होगा, इसका बॉन्ड एंगल ज्यादा क्यों होगा? आसान तरीका है। एच का मतलब होगा NH3, का मतलब होगा PS3, नाइट्रोजन के साथ 3 हाइड्रोजन, देखिए यहां पे भी लोन पेयर और यहां पे भी लोन पेयर, बट यहां पे एटॉमिक नंबर 7, एटॉमिक नंबर 15, यहां पे एटॉमिक रेडियस कम, और इसका एटॉमिक रेडियस ज्यादा, यानी कम ही दूरी में ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, तो अल्टीमेटली इलेक्ट्रॉन के बीच का रिपल्सन ज्यादा होगा, यहां पे रिपल्सन कम होगा। जितना ज्यादा रिपल्सन होगा बॉन्ड एंगल का मान अल्टीमेटली उतना ज्यादा चेंज करेगा, इसलिए HNH का मान HPS के साथ ज्यादा होगा। एक लाइन का जवाब कि चूंकि इसका साइज छोटा होगा, इलेक्ट्रॉन रिपल्सन ज्यादा होगा, इसका साइज बड़ा होगा और इलेक्ट्रॉन रिपल्सन कम होगा। एक और एग्जाम में क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाएगा, और ये कि pH4 के बॉन्ड एंगल का मान pH3 से ज्यादा क्यों होगा? जी, तो इसका स्ट्रक्चर लिख देते हैं, आपको पता चल जाएगा। 3 फास्फोरस, 1 फास्फोरस 3 हाइड्रोजन, लोन पेयर, यहां पे यही लोन पेयर हाइड्रोजन को देगा, यहां पे 4 ऑर्बिटल है, हाइब्रिडाइजेशन sp3, यहां पे 3 bp और 1 lp, यहां पे भी 4 sp3, बट यहां पे sp3 में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो वेस्पर थ्योरी के अनुसार इसका बॉन्ड एंगल घटेगा और इसका बॉन्ड एंगल बढ़ेगा। क्योंकि आपको बताया गया है जितना ज्यादा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा स्वाभाविक है उसके बॉन्ड एंगल के मान में उतनी ही कमी हो जाती है। एक और सुपर डुपर वीवीआई क्वेश्चन एग्जाम के लिए पूछता है कि R3P डबल बॉन्ड O का वजूद है, बट R3N डबल O का वजूद नहीं है। वह एक सुपर हिट ट्रिक सारे बच्चे समझ रहे, सारे, मेरे भी और वैसे सभी बच्चे जो YouTube को देखते हैं, मेरे चैनल को देखते हैं, जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है, दुनिया का कोई भी क्वेश्चन नाइट्रोजन और फास्फोरस से संबंधित बोर्ड में पूछे, एक चीज दिमाग में सेट कर लेना, हर क्वेश्चन में यही होगा कि फास्फोरस में होगा, नाइट्रोजन में नहीं होगा। इसलिए होगा कि नाइट्रोजन का एटॉमिक रेडियस फास्फोरस के तुलना में कम होता है, एटॉमिक रेडियस ज्यादा, एटॉमिक नंबर ज्यादा, इसके इलेक्ट्रॉन को एक्साइटेड स्टेट में आप d ऑर्बिटल में पहुंचा सकते हैं, नाइट्रोजन को नहीं पहुंचा सकते हैं। जब d ऑर्बिटल में जाएगा उसका वजूद होगा, लेकिन जब d ऑर्बिटल में नहीं जाएगा उस चीज का वजूद नहीं होगा। मतलब आप फास्फोरस को ले 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3, बॉक्स डायग्राम बना दो। थ्री एस 3p3 एक्साइटेड स्टेट मिलाओ, ये नॉर्मल स्टेट है। 3s 3p 3d, एक इलेक्ट्रॉन यहां से निकलकर यहां आएगा, यही क्लू है भैया। d ऑर्बिटल में गया हाँ तो R3P डबल बॉन्ड O का वजूद होगा, बट यहां से देखो नाइट्रोजन बॉक्स डायग्राम
नॉर्मल स्टेट, एक्साइटेड स्टेट मिला ये 2s, एक इलेक्ट्रॉन, 2p, 1 2 3, 3s में यहां से निकलकर यहां पे चला जाएगा। इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हुआ लेकिन होने के बाद 3s ऑर्बिटल में गया। तो आपका नौकरी नया मिला बट अगले नौकरी में पहले वाले नौकरी से पैसा कम मिला, तो जाना से फायदा है, यहां पे ज्यादा मिला इसलिए स्टेबल है, बनेगा। यहां पे जो बना वो अनस्टेबल है इसलिए R3 इन डबल बॉन्डों का वजूद नहीं होगा। ये 2 नंबर का हर हाल में एग्जाम में पूछेगा। फिर होगा इसी पे आधारित बहुत सारे और क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे। नाइट्रोजन NCl3 बनाता है, NCl5 नहीं बनाता है, बट फास्फोरस PCl3 भी बनाता है और PCl5 भी बनाता है। जवाब यहां देखो, नाइट्रोजन का देखो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 है, जितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन उतना एटम के साथ जुड़ेगा, NCl3 बनाएगा। देखो यहां वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है बट ये अनस्टेबल है इसलिए ये नहीं बनाएगा। फास्फोरस में भी देखो 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, PCl3 बनाएगा। यहां पे देखो 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है और ये स्टेबल भी है इसलिए PCl5 बनाएगा। ये सब जोरदार क्वेश्चन है, इस पर आप लोग ध्यान दें। और एक बेसिक पे क्वेश्चन है कि NH3 PS3 के तुलना में आपका ज्यादा बेसिक होता है क्यों? क्लासरूम के दौरान भी आप लोगों के सामने डिस्कशन किया गया है कि बेसिक कैरेक्टर का पैमाना है कि जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन होगा बेसिक कैरेक्टर उतना ज्यादा होगा और जितना कम इलेक्ट्रॉन होगा बेसिक कैरेक्टर उतना ही कम होगा। यहां नाइट्रोजन के केस में आइए, फास्फोरस के केस में आइए, दोनों में लोन पेयर है। जो भी लोन पेयर रखता है इलेक्ट्रॉन डोनर होता है, जो भी इलेक्ट्रॉन डोनर होता है उसको लुईस बेस कहा जाता है, बट इसका साइज छोटा है। वही जवाब, इसका साइज बड़ा है। एटॉमिक नंबर 15, 7 भाई के माथा पर 2 बीघा, 15 भाई के माथा पर भी 2 बीघा। यहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है इसलिए ज्यादा बेसिक होगा और ये कम बेसिक होगा। तो जहां तक बेसिक कैरेक्टर का सवाल है, ग्रुप 5A में सबसे ज्यादा बेसिक अमोनिया, उसके बाद BS3, उसके बाद AsS3, और उसके बाद आपका SbS3। फिर आगे एक और शानदार क्वेश्चन है, जो अलग अलग प्रकार का क्वेश्चन का जवाब आप लोगों से एग्जाम में पूछा जा सकता है। H3PO4, H3PO3 और H3PO2, इसके बेसिसिटी का मान 3 होता है इसलिए इसको बोलते हैं ट्राई बेसिक एसिड। इसके बेसिसिटी का मान 2 होता है, बोलते हैं डाई बेसिक एसिड। और इसके बेसिसिटी का मान 1 होता है, बोलते हैं मोनो बेसिक एसिड। जहां तक रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी का सवाल
ये रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी शो करेगा, ये भी रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी शो करेगा, जबकि ये रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी शो नहीं करेगा। रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी शो करने के लिए पैमाना है पीएच, इसमें 2 पीएच होगा, इसमें 1 होगा और इसमें 1 भी नहीं होगा, इसलिए रिड्यूसिंग शो करेगा एक उससे कम और एक बिल्कुल नहीं। बेसिक कैरेक्टर के लिए पैमाना होता है पीओएच, इसमें 3 पीओएच है इसलिए ट्राई बेसिक, इसमें 2 पीओएच है डाई बेसिक और इसमें 1 पीओएच है इसलिए मोनोबेसिक। कैसे? तो स्ट्रक्चर बना के समझा रहे हैं। स्ट्रक्चर बनाइएगा तो होगा, इसका स्ट्रक्चर इस तरह से बनेगा, ध्यान देते रहिए। H3PO3 ऐसे, H3PO2 पैमाना देखिए, POH 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 3 POH, PH 1 PH, POH POH 2 POH, PH 1 PH। तो 3 हो गया यहाँ। यहां ये POH PH PH 3 POH ट्राई बेसिक, 2 POH डाई बेसिक, 1 POH मोनोबेसिक रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी, 2 PH रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी, 1 PH रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी, कोई पीएच नहीं, नो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी। एक और शानदार क्वेश्चन है जो एग्जाम में बराबर पूछता है, ऑक्सीजन और सल्फर को लेके। पहला ये कि ऑक्सीजन गैस है, सल्फर सॉलिड है, स्वाभाविक है गैस है तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट लो होगा और इसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट आपका हाई होगा। ऑक्सीजन जो है उसके एटॉमिसिटी का मान दो डबल, 1 सिग्मा 1 पाई। सल्फर के एटॉमिसिटी का मान 8, S8। इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 सिग्मा बॉन्ड है, इसमें 1 सिग्मा और 1 पाई है। सोचो इसका बॉन्ड ज्यादा मजबूत है सॉलिड, कम मजबूत है गैस सॉलिड, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा और इसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट लो होगा। एक और शानदार क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा, बल्कि पूछे भी करेगा, ऐसे लिखा रहेगा, HI is more acidic than HF, explain। तो सबसे पहले एक चीज इसके आगे बढ़ने के पहले जान लें, एक होता है हाइड्रोजन एसिड, जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी पढ़ाए होंगे। ये फ्रॉम अल्कोहल, अल्कोहल की प्रतिक्रिया जब हाइड्रोजन एसिड के साथ कराई जाती है तो हाइड्रोअल्केन का निर्माण होता है। एसिड माने H, हाइड्रोजन माने X, X में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन आएगा, बना दीजिए HF, HCl, HBr, HI। देखिए हाइड्रोजन 1, फ्लोरीन 9, 1 17, 1 35, 1 53, अंतर 8 16 34 52
इसका एटॉमिक रेडियस सबसे ज्यादा, इसका एटॉमिक रेडियस सबसे कम। अब खुद बताइए पेन को तोड़ना ज्यादा आसान है या इसके कॉपर को? पेन को। एटॉमिक रेडियस बड़ा होगा, इसके अंदर का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कमजोर पड़ेगा, एच का निकलना आसान होगा, यानी सबसे ज्यादा एसिडिक ए होगा, उससे कम ए होगा और सबसे कम एचएफ होगा, यानी सबसे कम एसिडिक एचएफ और सबसे ज्यादा आपका होगा वो होगा एचआई। अब आगे देखते हैं बाबू अगले एक शानदार क्वेश्चन पे डिस्कशन कर रहे हैं, और वो शानदार क्वेश्चन क्या है गौर कीजिएगा। रिंग टेस्ट क्या है या ब्राउन रिंग टेस्ट क्या है? परीक्षा में ये पूछ सकता है कि रिंग टेस्ट के आधार पे किस आयन की पहचान की जाती है? तो नाइट्रेट आयन। या पूछेगा रिंग टेस्ट है क्या, या पूछेगा कि नाइट्रेट आयन का टेस्ट कैसे करेंगे, तो सबका एक ही जवाब कि यूके सिंह सूर्यवंशी का एक वीडियो देख लो बस। सबसे पहले इसमें नाइट्रेट आयन को डालिए, थोड़ी सी मात्रा में इसमें FeSO4 डालिए, गरम करिए, गरम करने के बाद इसे दीवार से होकर H2SO4 को डालिए। जैसे डालिएगा इसके अंदर ब्राउन कलर का एक रिंग यानी एक घेरा तैयार होने लगेगा, और इसी को बोलते हैं ब्राउन रिंग टेस्ट। क्या किया? नाइट्रेट आयन लो, पहले FeSO4 डालो, फिर H2SO4 डालो। जैसे H2SO4 डालोगे इसके अंदर ब्राउन कलर का एक रिंग तैयार होगा, इसको बोलेंगे ब्राउन रिंग टेस्ट, और इसी के आधार पे पहचान की जाती है कि इसके अंदर नाइट्रेट आयन। परीक्षा में पूछेगा कि क्या होता है जब Cu की प्रतिक्रिया NH3 के साथ कराई जाती है? आसान है, Cu पे +2 4 NH3 के साथ रिएक्शन कराओ, चारों NH3 जुड़ जाएगा एज अ लिगेंड। ओवरऑल चार्ज +2 था तो +2 बनेगा, यानी एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का निर्माण होगा, और इसका नाम होगा टेट्राएमीन कॉपर सेकेंड आयन। हो गया। अगला क्वेश्चन है कि एनो जो होता है वो पैरामैग्नेटिक होता है, ये बहुत भीविया है गैसियस स्टेट में, बट यही जब सॉलिड स्टेट में आता है तो ये हो जाता है डाईमैग्नेटिक। क्यों? तो होगा इनो को, इसके लिए आपको इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर लिखना पड़ेगा। वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 6 2 4 6 6 + 2 8 5 + 2 7 2 देगा 2 लेगा, डबल बॉन्ड।
वो इस नाइट्रोजन का तो ऑक्टेट पूरा नहीं हुआ। एक जो लोन पेयर और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहा है, इसी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के कारण ये आपका होगा पैरामैग्नेटिक। बट ये अनस्टेबल है, इसीलिए इसका जब दो मोल आपस में जुड़ेगा तो दोनों मोल आपस में जुड़कर एक डाइमर का निर्माण करेगा, एक देगा एक लेगा, ऑक्टेट पूरा। दो मॉलिक्यूल जुड़ा, बोलते हैं इसको डाइमर, और इसमें कोई लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है नहीं, इसलिए इसको बोलते हैं डाइमैग्नेटिक। अगला एक और क्वेश्चन बनता है कि फास्फोरस को हम लोग पानी में काहे डुबा के रखते हैं? इसलिए कि फास्फोरस 30 डिग्री सेल्सियस पे जल जाता है, 30 डिग्री पर, और जब जल जाएगा टेम्परेचर 30 डिग्री से ज्यादा होगा, जलने लगेगा, इसलिए पानी में डुबा के रखते हैं ताकि इसका इग्निशन पॉइंट को घटाया जा सके। और ये क्वेश्चन पूछेगा H2S जो है और H2TE, तो ये आपका ज्यादा एसिडिक है, ये आपका कम। फिर वही जवाब बार बार बता रहे हैं, जितना ज्यादा एटॉमिक रेडियस होगा H का निकलना उतना आसान होगा और उतना ज्यादा एसिडिक होगा। यहां सल्फर का देखिए, एक सल्फर का 16, एक टेल्यूरियम का 52, डिफरेंस 15, 51, एटॉमिक रेडियस ज्यादा है, आराम से निकल जाएगा, इसलिए ज्यादा एसिडिक होगा। आगे देखते हैं बाबू, SO2 का ब्लीचिंग प्रॉपर्टी और Cl2 का ब्लीचिंग प्रॉपर्टी, ये फिर से एक जोरदार VBI क्वेश्चन बन रहा है। वह दोनों का काम होता है रंग को उड़ाना। कपड़ा को लाइए या फूल को लाइए, इसके उपस्थिति में रंगीन फूल को, दोनों कलर को उड़ाएगा। बट ये जो कलर उड़ाएगा तो कभी वापस नहीं आएगा, परमानेंट। और ये कलर उड़ाएगा तो वापस आ जाएगा, टेम्पररी। एक चीज हमेशा ध्यान दीजिए, जो भी कलर ऑक्सीडेशन के कारण जाएगा वापस नहीं आएगा, और जो भी कलर रिडक्शन के कारण जाएगा वो वापस आएगा। कैसे? तो ध्यान दो, क्लोरीन गैस को ले लो, पानी में डालो, क्या बनेगा? 2 हाइड्रोजन 2 क्लोरीन, बस क्या गया? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन पाया जाता है O2 के रूप में, बट है यहां पे O के रूप में। तुम्हारा भी हाथ पैर बांध दिया जाए तो मन छटपटाएगा ना, बेचैन होगा ना, शरीर रिएक्टिव होगा ना। तो ये आपका नेसेंट ऑक्सीजन इसको कहते हैं, नवजात, जिसका जन्म हो अभी अभी। और जब भी नेसेंट होता है बहुत ज्यादा रिएक्टिव होगा, हाईली रिएक्टिव, इतना ज्यादा जितना ज्यादा एक पागल कुत्ता भी नहीं होगा। जैसे इसके कांटेक्ट में रंगीन कपड़ा को लाओगे, इसके कलर को उड़ा देगा, और उड़ाएगा तो वापस नहीं आएगा, क्योंकि ऑक्सीडेशन के कारण इसका कलर जा रहा है। ठीक है, होगा SO2, इसको भी पानी में डुबा दो, बन जाएगा H2SO4,
और इसके अलावा 2 हाइड्रोजन बचेगा, इसको बोलेंगे नेसेंट हाइड्रोजन। इसकी उपस्थिति में भी रंगीन कपड़े को लाओ, जैसी लाओगे कलर को उड़ा देगा, कलरलेस। बट ये कलर जाएगा तो वापस आएगा, क्योंकि रिडक्शन के कारण होता है। ऑक्सीडेशन के कारण परमानेंट और रिडक्शन के कारण होगा टेम्पररी। आगे है कि SO2 का टेस्ट कैसे होगा, टेस्ट ऑफ SO2। तो होगा जब सल्फर डाइऑक्साइड को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन कराओगे तो CaSO4 प्लस H2O का निर्माण होगा और इसका कलर जो होता है वो मिल्की कलर होगा, मिल्की। हो गया SO2 का टेस्ट। उसके बाद है एक और सुपर डुपर VBI क्वेश्चन, कि हाइड्रोजन ढेर सारे, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इस सब वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। और सिर्फ -1, ये -1 भी करेगा, +1 भी करेगा, +2 भी करेगा, +5 भी करता है, +7 भी करेगा, लेकिन सिर्फ -1। परीक्षा में पूछेगा क्यों? पहला, किसके इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का मान बहुत ज्यादा है। दूसरा, पहला मेंबर है इसलिए इसका एटॉमिक रेडियस जो है बहुत कम है। और तीसरा, अगर इसके इलेक्ट्रॉन को एक्साइटेड स्टेट में लाओगे तो ये आपका p ऑर्बिटल में नहीं जाएगा। इसके इलेक्ट्रॉन को एक्साइटेड करिएगा तो ये कभी भी 2p के बाद हो जाएगा 3s, कभी भी होगा ये d ऑर्बिटल में नहीं जाएगा। तो फ्लोरीन सिर्फ -1 ऑक्सीडेशन स्टेट इसलिए शो करेगा कि इसके इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का मान सबसे ज्यादा, एटॉमिक रेडियस सबसे कम, और इसके इलेक्ट्रॉन को एक्साइटेड करके d ऑर्बिटल में नहीं ला सकते। उसके बाद अगला एक और सुंदर क्वेश्चन बनता है, और वो क्वेश्चन क्या है बाबू? कि इनॉट पेयर इफेक्ट क्या है? देखिए बाबू, ग्रुप 5 में सबका हाइड्राइड ले लीजिए। सब में लोन पेयर, लेकिन होगा इसका उम्र है 7 साल, 52 साल, 33 साल, 51 साल। स्वाभाविक है जैसे जैसे होगा बूढ़ा होगा ताकतवर तक कमजोरी ना पड़ेगा। तो कहने का मतलब है कि जैसी जैसी किसी भी ग्रुप में हम लोग ऊपर से नीचे की ओर आते हैं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता तो जरूर है, बट एटॉमिक रेडियस बढ़ने के कारण इस लोन पेयर की रिएक्टिविटी घट जाती है और अंतिम स्टेज तक आते आते तो ये लगभग इनॉट ही हो जाता है, और इसी को बोलते हैं इनॉट पेयर इफेक्ट। आगे फिर वही एक क्वेश्चन है कि H2S स्ट्रॉन्गर होता है H2O से क्यों? वही होगा साइज का इशू, 1, 16, 1, 8। एटॉमिक रेडियस ज्यादा होगा, स्वाभाविक है ज्यादा एसिडिक होगा। एक और एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि ओजोन का इस्तेमाल स्विमिंग पूल में क्यों किया जाता है? बहुत बिग है।
मगर जब ओजोन को आप तोड़िएगा तो O2 प्लस O, और फिर वही बन जाएगा नेसेंट ऑक्सीजन, हाईली रिएक्टिव, अभी अभी बताया गया, और इसका इस्तेमाल किया जाता है डिसइंफेक्टेंट यानी कीटाणु नाशक या जीवाणु नाशक के रूप में। क्योंकि ढेर सारे लोग स्विमिंग पूल में स्नान करते हैं, स्वाभाविक है बॉडी के कारण इसके अंदर ढेर सारा इंफेक्शन होने की संभावना होती है, तो इसी इंफेक्शन से बचाने के लिए स्विमिंग पूल में हम लोग ओजोन का इस्तेमाल करते हैं। आगे आपका क्वेश्चन है, और कोई खास क्वेश्चन इसके अंदर नहीं है, एक और है, ये जो नोबल गैस है उसके एटॉमिक रेडियस का मान ज्यादा होता है, क्यों? तो भगवान नोबल गैस में दुनिया का सबसे कमजोर आकर्षण बल पाया जाता है, जिसका नाम सुने होंगे वैन डेर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो आकर्षण बल लगभग 9 के बराबर होता है। जब कोई दो चीज को लाते हैं तो उत्पन्न और दूर किया तो खत्म। तो चूंकि सबसे कमजोर आकर्षण बल है, तो जब आकर्षण बल कमजोर होगा तो अल्टीमेटली उसके बीच की दूरी ज्यादा होगी, और दूरी ज्यादा होगी तो एटॉमिक रेडियस का मान भी ज्यादा होगा। ये वीडियो आप सभी बच्चे देखें और मेरे नोट्स को एक बार पढ़ें, मतलब सिर्फ आधा घंटा से 45 मिनट टाइम दे, आप लोग सिर्फ इसके आधार पे एग्जाम में 60% से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। धन्यवाद।